Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace now. नमस्ते फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बार सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले लद्दाख में कुछ हिंसा हुई थी जिसके अंदर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया और उसे जेल में भेज दिया। अब इस गिरफ्तारी को लेके 2 तरह के ओपिनियन हो गए हैं। एक साइड है कांग्रेस इकोसिस्टम, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट इकोसिस्टम जो ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक निर्दोष है, वो तो एक गांधीवादी एक्टिविस्ट है, वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलता है और वो तो सिर्फ लद्दाख की मांगे रख रहा था, तो उसको पकड़ना गलत है। दूसरी साइड एक पक्ष है जो ये बोल रहा है कि सोनम वांगचुक विदेशी शक्तियों से मिलके लद्दाख की ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि लद्दाख जो है वो वहाँ पे चाइना का बॉर्डर है, तो उसके विदेशों से संबंध है, तो उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कौन है सोनम वांगचुक, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सोनम वांगचुक का पूरा बायोडेटा बताऊंगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आज तक किसी भी मीडिया ने नहीं बताई है, जो अभी तक किसी भी टीवी चैनल पे, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं आई है। मैं आपको वो वाली बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सोनम वांगचुक की स्टार्टिंग से लेके अभी तक की उनको कहाँ कहाँ से फंडिंग मिलती है, वो कौन सी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यह होगा वीडियो का पहला भाग, जिसमें अराउंड स्टार्टिंग के जो 10-12 मिनट है उसमें हम लोग सोनम वांगचुक का बायोडेटा देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको ये जो लद्दाख प्रोटेस्ट है इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि पिछले 4-5 सालों से लद्दाख में प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है, इसकी असली वजह क्या है और अभी जो हुआ उसका रीजन क्या था और असल में बात क्या है जो मीडिया बता नहीं रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो देख के फिर आप डिसाइड कीजिए कि सोनम वांगचुक निर्दोष है या विदेशी शक्तियों के इशारे पे काम कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक को कई बार 3 इडियट के आमिर खान से कंपेयर किया जाता है, लेकिन क्या वाकई में वो 3 इडियट का आमिर खान है? अगर आपने 3 इडियट देखी हो तो उसमें आमिर खान एक गरीब माली का बेटा होता है, लेकिन सोनम वांगचुक कोई गरीब घर से नहीं आता है। सोनम वांगचुक के पिता जो थे वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे। तो ये बहुत एक पावरफुल फैमिली से है, बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से है। 1966 में इसका जन्म होता है। 1988 में ये सेक्मॉल नाम की एक एनजीओ बनाता है। ये वही एनजीओ है जिसको अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने जिसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो 1988 में ये एनजीओ बनाता है और 1995 में बहुत ही जल्दी इसको एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन न्यू होप। इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और फंडिंग कहाँ से मिलती है? फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, डैन चर्च एड एंड करुणा ट्रस्ट। अब यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एकदम एक नई एनजीओ बनी है जिसका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। उस एनजीओ को अचानक ही ऐसी ऐसी जगह से फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। फोर्ड फाउंडेशन जो है ये बेसिकली एक CIA की फंडिंग एजेंसी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू फंडिंग करती है। तो बहुत ही डाउटफुल ये एनजीओ है। उसके बाद में टाटा ट्रस्ट जो है, इसके बारे में आपको कभी डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन टाटा ट्रस्ट के भी अमेरिकन डीप स्टेट से कनेक्शन है, तो वहां से भी इसको फंडिंग मिलती है। डैन चर्च एड ये बेसिकली डेनमार्क की एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेनमार्क की जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, CIA ने कई फंड्स बना रखे जिसके थ्रू वो फंडिंग करती है, तो वहां से भी इसको फंडिंग मिलती है। करुणा ट्रस्ट जो है ये इंग्लैंड की एक एनजीओ है जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट वर्ग के लिए फंडिंग करती है। इतनी बड़ी बड़ी जगह से इसको फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अचानक इसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि इसको ऐसी बड़ी बड़ी जगह से फंडिंग मिलना स्टार्ट होती है? तो उसका रीज़न है इसकी अमेरिकन वाइफ, इसकी एक खुफिया अमेरिकन वाइफ, जिसके बारे में किसी मीडिया ने अभी तक बात नहीं की है। Ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society you swing and miss. And आपने honestly टीवी पे देखा होगा कि इसकी वाइफ गीतांजलि वांगचुक आके इंटरव्यू दे रही है, लेकिन गीतांजलि वांगचुक इसकी सेकंड वाइफ है। इसकी पहली वाइफ जो थी वो एक अमेरिकन थी
जिसका नाम था रेबेका नॉर्मन। तो लेट 80s अर्ली 90s में ये इस अमेरिकन लड़की रेबेका नॉर्मन से मिलता है और 1996 में इनकी शादी हो जाती है। अबे रेबेका नॉर्मन जैसे इसकी लाइफ में आती है, इसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। इसको ये जो बड़ी-बड़ी जगहों से फंडिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। अबे रेबेका नॉर्मन कौन है? इस रेबेका नॉर्मन के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा लगता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली हटा दी गई है। तो जब किसी इंसान की इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली हटा दी जाए, तो सीधा डाउट क्रिएट होता है कि क्या वो किसी एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकाली है, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो रेबेका नॉर्मन है, ये अमेरिका की स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग एसआईटी से पढ़ी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। अभी जो एसआईटी है ये बहुत एक डाउटफुल इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे एसोसिएटेड है। नॉर्मली जो सीआईए के जो एसेट्स होते हैं वो ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट से जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद में अगेन ये फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है। वही फोर्ड फाउंडेशन जो कि सोनम वांगचुक को 95 में फंड करती है। ये बात चल रही है इसके शादी से पहले की। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की जो एनजीओ वहां से भी फंडेड है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। रेबेका इज नॉन सपोर्टर ऑफ जो बाइडन एंड क्रिटिक ऑफ ट्रम्प। तो डेमोक्रेट्स है बेसिकली, एक लेफ्ट एक्टिविस्ट है। तो एक अमेरिकन लड़की जिसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही डाउटफुल इंस्टीट्यूट से, वो सोनम वांगचुक की लाइफ में आती है। और जैसे सोनम वांगचुक की लाइफ में आती है, उसको एकदम से विदेशों से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीआईए ने रेबेका नॉर्मन के थ्रू सोनम वांगचुक को क्रिएट किया? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे इनकी शादी होती है, इसको विदेशों से फंडिंग मिलना स्टार्ट होती है। 2002 में इसको अशोका फेलोशिप मिलती है। अब अशोका फेलोशिप आपको नाम से लगा होगा कि कोई इंडियन फेलोशिप है। ये इंडियन फेलोशिप नहीं है, ये अमेरिकन फेलोशिप है। ये भी फंडेड है स्कूल फाउंडेशन, स्क्वैप फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन। ये सारी डीप स्टेट एफिलेटेड एनजीओज हैं। तो वहां से ये फंडेड है अशोका फेलोशिप। वहां से इसको फंडिंग मिलती है। जो बांग्लादेश के अभी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनिस, उनको भी अशोका फेलोशिप मिल चुकी है। तो वही जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, उनको ये नर्चर करती है अशोका फेलोशिप। तो 2002 में इसको वहां से मिलती है फेलोशिप। उसके बाद में इसका टाइम चेंज होता है 2004 में। अभी तक तो इसको अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था। 2004 में आ जाती है कांग्रेस की गवर्नमेंट। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और जैसे ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको इंडियन गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेरा जो पिछला वीडियो था कांग्रेस वाला, जो डीप स्टेट वाला, मैंने उसमें आपको पूरा एक बताया था कांग्रेस कैसे एक ग्लोबल लेफ्ट डीप स्टेट इकोसिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले कांग्रेस जो है वो अपॉइंट करती है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द लद्दाख हिल काउंसिल विजन डॉक्यूमेंट 2025। इस ग्रुप में इसको इंक्लूड किया जाता है। फिर बाद में नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, उसका भी मेंबर इसको अपॉइंट करती है कांग्रेस गवर्नमेंट। ये जो विजन डॉक्यूमेंट था लद्दाख का, उसको लॉन्च कौन करता है? मनमोहन सिंह जी खुद। फिर बाद में 2007 से लेकर 2010 तक ये काम करता है एक एजुकेशन एडवाइजर, एक डेनिस एनजीओ है। ये नाम आप खुद पढ़ लेना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ जर्मन या डच नाम लग रहा है। ये मेले में फॉनगेट सेमबर्ग, अंडर द सोनिया गांधी गवर्नमेंट। डच से एक एनजीओ आती है जो कि सोनिया गांधी गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है और सोनिया गांधी इसको उसका एडवाइजर अपॉइंट कर देती है। तो ये सब तरीके होते हैं गवर्नमेंट से बेनिफिट्स दिलाने के। इसके बाद में आपको मालूम है कि 2008 का टाइम आता है जब कांग्रेस चाइना के साथ में सीक्रेट एमओयू साइन करती है। फिर 3 इडियट मूवी आती है जिससे इसको लिंक किया जाता है। हालांकि इनिशियली खुद बोलता है कि मेरा 3 इडियट मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर बाद में पूरा पूरा आपको मालूम है एक मीडिया प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। चलिए 2016 में चलते हैं। 2016 में सोनम वांगचुक और बड़ा बनता है। इसको दुनिया भर के बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो अभी तक इसको फंडिंग मिल रही थी, उसके बाद में इसको एसोसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ। अब इसको दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। कहाँ से? फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड। अब इस अवार्ड को फंड कौन करता है? रॉकफेलर प्यू एंड पैकर्ड फाउंडेशन, जो हैवलेट पैकर्ड है, एचपी जिसके आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, उसकी फाउंडेशन। उसके बाद में इसको मिलता है टीएन खोसो मेमोरियल अवार्ड। ये भी किसके द्वारा फंडेड है? वही हमारी फेवरेट फोर्ड फाउंडेशन। फिर 2018 में इसको मिलता है सबसे बड़ा अवार्ड,
इसको मिलता है मैग्सेसे अवार्ड 2018 में। मैग्सेसे अवार्ड का आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, ये अरविंद केजरीवाल को भी मिला है, रवीश कुमार को भी मिला है। मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली इसके पीछे है CIA। ये स्टार्ट हुआ था फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमोन मैग्सेसे, उनके नाम पे, जो कि CIA के एसेट थे। और स्टार्टिंग में उसको इनिशियल फंडिंग थी फोर्ड फाउंडेशन और रोकाफेला ब्रदर्स से। तो CIA जब अपना एसेट क्रिएट करती है ना, तो CIA लोगों को ऐसे अवार्ड देती है, उनकी एक इमेज बनाती है, उनकी एक पब्लिक प्रोफाइलिंग करती है अलग अलग अवार्ड दिला के। जैसे मान लो सपोज को CIA को मुझे अपना एसेट बनाना है, तो मुझको सबसे पहले सेमिनार्स के लिए अमेरिका में बुलाया जाएगा। मेरे नाम से एक फर्जी आर्टिकल्स आएंगे जिसमें राइटर का नाम मेरा होगा, जो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मेरे नाम से आर्टिकल आएंगे। जगह जगह मीडिया में मेरी चर्चा होगी, मेरे बारे में आर्टिकल लिखे जाएंगे, मुझको अवार्ड्स मिलेंगे। तो उसके बाद में जब एक मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी ग्लोबल लेवल पे, तो फिर बाद में CIA मुझसे अपने काम एग्जीक्यूट करवाएगी। इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, पॉलिसी में इंटरफेयर करवाना, ये CIA का एक फिक्स मोडस ऑपरेंडी होता है। इसको मिलता है मैग्सेसे अवार्ड 2018 में। फिर बाद में ये एसोसिएटेड होता है एक NGO लीड इंडिया 2018 में। अभी जो लीड इंडिया NGO है, ये इसको कौन फंड करती है? फोर्ड फाउंडेशन। ये एक और NGO से एसोसिएट होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज। इसको भी फंड कौन करती है? फोर्ड फाउंडेशन। इसके पीछे फोर्ड फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने देखा। तो फोर्ड फाउंडेशन है बेसिकली CIA की एक फंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी। अच्छा, उसके बाद में 2019 में आपको मालूम है कि धारा 370 हटा दी जाती है। लद्दाख जो कि एक जम्मू और कश्मीर का पार्ट था, उसको एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इनिशियली ये उसको सपोर्ट करता है, लेकिन फिर बाद में उसको विरोध करना स्टार्ट कर देता है, जबकि एक सालों से डिमांड थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सारा का सारा जो बजट था वो जम्मू और कश्मीर खा जाते थे, लद्दाख को कुछ नहीं मिलता था। तो उनकी एक सालों पुरानी डिमांड पूरी होती है, लेकिन तो भी विरोध करता है। यहाँ से डाउट्स क्रिएट होते हैं। और अभी इसकी डिमांड क्या है, पिछले 4-5 साल से क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको इसका बायोडेटा बताया। ये सोनम वांगचुक है, इसको अवार्ड्स मिलते हैं खूब सारे, इसको एसोसिएशन मिलती है, इसको फंडिंग मिलती है। इन सब के पीछे हाथ होता है फोर्ड फाउंडेशन का, और फोर्ड फाउंडेशन के पीछे है CIA। तो ये पूरा का पूरा एक लिंक है। अब पिछले 4-5 सालों से लद्दाख में क्या चल रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी की जो प्रोटेस्ट की कहानी है क्या है, इसके लिए आपको जो बेसिकली लद्दाख की जियो पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको मैप पे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग लद्दाख के बारे में स्टडी करेंगे, लद्दाख में क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक का उसमें क्या रोल है। Ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to sit. ये जम्मू कश्मीर है, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। इस जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अभी पाकिस्तान और चाइना के पास है। ये है POK, ये है अक्साई चीन। मेरा जो इंडिया चाइना का वीडियो था उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली लद्दाख रीजन है, ये जो है। तो मेरा जो इंडिया चाइना का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1962 से चाइना जो है वो इस एरिया में बहुत ही हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चाइना यहाँ पे रोड्स बना रहा है, यहाँ पे पावर प्लांट्स बना रहा है, यहाँ पे काफी प्रोजेक्ट्स कर रहा है। चाइना ने 1957 में यहाँ से एक रोड निकाल दी थी। उसके बाद से ये पूरा चाइना के कंट्रोल में है और चाइना इस पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। लेकिन भारत ने इस साइड में, ये जो बॉर्डर है LAC जिसे बोलते हैं, इस साइड में भारत ने कुछ भी नहीं किया। 2014 तक भारत ने इस पे कुछ भी नहीं किया। भारत जब भी कुछ करने की कोशिश करता तो चाइना कोई ना कोई वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसको रुकवा देता। हमारे साइड से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने वहां पे पूरा का पूरा ये जो बॉर्डर है यहाँ से लेके पूरा जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए और हम सोते रहे। चलिए, अब 2020 में आपको मालूम है गलवान होता है। गलवान यहाँ पे इस जगह पे गलवान क्लैश होता है, उसमें चाइना के सैनिक भी मारे जाते हैं और भारत के सैनिक भी मारे जाते हैं। गलवान क्लैश से भारत को एक बात तो समझ में आ जाती है कि फ्यूचर में कभी ना कभी इंडिया चाइना की वार होगी, तो इंडिया को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
तो इंडिया युद्ध स्तर पे ये जो एरिया है, यहाँ पे युद्ध स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना स्टार्ट करता है। वहीं से हमारे सोनम वांगचुक जी है, वो मोदी सरकार के विरोधी हो जाते हैं। इंडिया यहाँ पे रोड्स बनाता है, पावर प्लांट्स बनाता है। जैसे ये बेसिकली 2020 तो कोविड का ईयर था। 2021 से जैसे ही मोदी सरकार ये काम स्टार्ट करती है, सोनम वांगचुक वहां पे आके धरने पे बैठ जाता है और बोलता है कि ये सारे काम रोके जाएं। अब 2021 से लेके 2025 तक क्या हुआ, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, हमने सोनम वांगचुक का बायोडेटा जान लिया। अब 2021 से 2025 के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से मोदी सरकार का विरोधी बन गया। 2019 तक ये मोदी का फैन था, ये टीवी में काफी लोग बताते भी हैं कि ये तो मोदी का फैन था, फिर मोदी जी की वजह से ये जो है उनका विरोधी बन गया। बेसिकली इसकी 4 मांगे थी। पहली मांग इसकी ये थी कि स्टेटहुड, दूसरी इसकी मांग थी शेड्यूल 6, तीसरी इसकी मांग थी पब्लिक सर्विस कमीशन और चौथी इसकी मांग थी 2 पार्लियामेंट्री सीट। इन दोनों को मोदी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना जाए जिससे लद्दाख के लोगों को नौकरी मिल सके, ये एक्सेप्ट कर ली। ये जो है कि लद्दाख की एक सीट है पार्लियामेंट्री सीट, उसको 2 किया जाए, ये भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब ये जो डिमांड है स्टेटहुड वाली, फर्जी डिमांड है, क्योंकि इनकी हमेशा डिमांड थी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लद्दाख को अलग राज्य बनाने का सवाल ही नहीं है, ये तो डिमांड कभी थी नहीं। ये डिमांड तो एकदम से नहीं है, ये तो डिबेट का टॉपिक है ही नहीं। अभी जो सारा जो चक्कर है वो है इस डिमांड का। शेड्यूल 6। अबे शेड्यूल 6 क्या होता है? हमारे संविधान के अंदर एक शेड्यूल 6 है। ये बेसिकली जो लोकल पीपल है, जैसे अगर लद्दाख में हम लोग शेड्यूल 6 लागू कर दें तो लद्दाख के जो लोकल पीपल है उनके हाथ में एक ऑटोनोमस पावर आ जाएगी, तो अपने डिसीजन वो खुद ले पाएंगे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर मोदी सरकार वहां पे कोई रोड बना दी है या कोई पावर प्लांट बना दी है या कोई आर्मी का कैंप बना रही है या कोई रनवे बना रही है, तो इसको मोदी सरकार को लोकल जो वहाँ की बॉडी है वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। सोनम वांगचुक से पूछना पड़ेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे सड़क बना दे क्या। वहाँ के लोकल लोगों ने अगर मना कर दिया तो फिर वो नहीं बनेगी या डिले हो जाएगी, फिर उनके पास दूसरे तरीके करने पड़ेंगे, लेकिन वो डिले हो जाएगा। तो चाइना में मैंने आपको मैप पे एक्सप्लेन किया कि चाइना ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी साइड पे बना लिया। अब यहाँ पे अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर इनको शेड्यूल 6 दे दिया तो वो नहीं बन पाएगा। अब पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने वहां पे क्या किया, मैं आपको वो बताता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल 6 इनको क्यों नहीं दिया गया। 2019 में वादा किया था दे देंगे, लेकिन एक राइट टाइम पे, तो इनको अभी तक क्यों नहीं दिया, उसको जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2021 में इंडिया ने लद्दाख के अंदर 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अनाउंस किए, 144 मेगावाट के 3,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जियोथर्मल पावर प्लांट पूगा लद्दाख में अनाउंस किया। ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है एकदम ही नया कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर धरती के अंदर की जो गर्मी है उसको यूज करके पावर जनरेट की जाती है। ये एक इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट है, इसको अनाउंस किया और पूरा इको फ्रेंडली है। जो इन लोगों का एक कंसर्न है कि वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो हाइड्रो पावर प्लांट जो था वो भी इको फ्रेंडली होता है, तो जियोथर्मल भी इको फ्रेंडली है। 2023 में इंडिया आयरलैंड से टाई अप करता है इसके लिए, और 2024 में ओएनजीसी को ये काम मिल भी जाता है, इस पे काम शुरू भी हो चुका है। 2023 में सरकार एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लद्दाख में एनटीपीसी को अवार्ड करती है। फेब 2023 में ये न्यूज आपने सुनी होगी कि जम्मू रीजन में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला था, और ऐसा भी एक उस रिपोर्ट में बोला गया था कि लद्दाख में हो सकता है इससे भी बड़ा लिथियम का भंडार हो, तो उसका भी एक एक्सप्लोरेशन वहां पे चल रहा है। ये लिथियम एक्सप्लोरेशन लद्दाख में चल रहा है। उसके बाद में 2023 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, ये अनाउंस करती है कि लद्दाख के अंदर एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में सरकार इसको अप्रूव कर देती है, 13 गीगावाट का। 13 गीगावाट एक बहुत बहुत बड़ा पावर प्लांट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा ये पावर प्लांट है। इसको अप्रूव कर देती है, और इस पावर प्लांट में इतना बड़ा है कि इसकी बिजली से आप जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली चारों को बिजली दे सकते हो।
और लद्दाख इसके लिए एकदम परफेक्ट जगह है क्योंकि वहाँ पे बहुत खुल के धूप आती है। इस पावर प्लांट के लिए ये एक बहुत ही आइडियल जगह है। इसका सबसे ज़्यादा सोनम वांगचुक विरोध कर रहा है। जबकि आपने टीवी पे देखा होगा कि सोनम वांगचुक ने तो आर्मी के लिए सोलर प्लांट बनाया। तो ये पहले तो सपोर्टर था सोलर पावर प्लांट का, लेकिन जैसे ही सरकार ये अनाउंस करती है, ये इसका विरोध करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में दिसंबर 2023 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी की 29 हाईवेज प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर, जो कि चाइना का जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया विद चाइना, उसको अनाउंस करती है। 29 रोड प्रोजेक्ट्स, सोचिए आप, उन सब पे काम चल रहा है, काफी बन चुके हैं और 2026 तक ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब देख रहे हैं तो अब आपको मेरे ख्याल से काफी चीजें समझ में आ रही होगी पिछले 4 साल में लद्दाख में चल क्या रहा है और क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एग्जीक्यूटिंग थाउजेंड ऑफ करोड़ वर्थ ऑफ इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। खास बात है कि इन लोगों का एक ऑब्जेक्शन है कि हमारी वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने अगर नोट किया तो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ग्रीन प्रोजेक्ट है, चाहे हाइड्रो प्लांट हो, चाहे जियो थर्मल प्लांट हो, चाहे हाइड्रोजन प्लांट हो, सारे ग्रीन प्रोजेक्ट है। और ये चाहे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो। और उसके बाद में वही जो फेमिलियर कहानी जो अपने सब जगह जहाँ जो कि अपने नर्मदा डैम में देखी थी, तुतीकोरन में देखी थी कि वही ढपली गैंग जो एक एक्टिविस्ट गैंग वहां पे आती है और इनका विरोध स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में जब भी कोई बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने वाला होता है ना, वही एक गैंग आएगी। उस गैंग की खासियत क्या है, वो सारे के सारे वही लोग जो कि मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके हैं, जो कि फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है, वो आके इन सबका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। और वही सोनम वांगचुक ने भी वही किया, ये वहां पे आगे धरने पे बैठ गया। 26 जनवरी 2023 को इसने अपनी पहली भूख हड़ताल की। उसके बाद में मार्च 2024 को इसने फिर से भूख हड़ताल की। इसकी वही डिमांड थी कि लद्दाख के अंदर सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि चाइना का काउंटर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, उनको रोका जाए। और ये 6 शेड्यूल कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया जाए। इसे मालूम है कि जैसे ही लद्दाख 6 शेड्यूल में आएगा, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, क्योंकि सरकार को वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी लैंड के लिए। अब इसकी जो भूख हड़ताल थी 2024 वाली, इससे उसको कोई बहुत ज्यादा इसको मोमेंटम नहीं मिलता है। तो फिर ये लद्दाख, ये अपना बेस स्विच करता है लद्दाख से दिल्ली, और ये लद्दाख से दिल्ली की एक पद यात्रा करता है इसी साल में। फिर ये लोग दिल्ली में आके करते हैं अपना ये सारे के सारा जो भी इनका प्रोटेस्ट था, वहां पे भी इनको कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। उसी समय मैंने इसको ट्विटर पे बहुत एक्सपोज किया था, उस समय तो ये लोग वहां से चले गए। अभी इन्होंने लद्दाख में वापस स्टार्ट कर दिया। अब इनका लॉजिक सुनिए आप। इसका कहना है कि जो सोलर पावर प्लांट जो आप लद्दाख में बना रहे हैं, दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा है 13 गीगावाट का, वो लद्दाख के पश्मीना उद्योग को बर्बाद कर देगा। कैसे करेगा मालूम नहीं। और बोलता है पश्मीना उद्योग से हमें डॉलर मिलता है, तो वो हमारा डॉलर आना बंद हो जाएगा। पता नहीं क्या लॉजिक है। फिर ये बोलता है कि जो लद्दाख की धरती है, उसकी धरती से हम लोग दिल्ली वालों के लिए बिजली क्यों दे, दिल्ली वाले अपना एयर कंडीशनर लद्दाख की बिजली से क्यों बनाए। ये भी एक अजीब लॉजिक है। ए फ्यू इयर्स अगो ही प्रमोटेड सोलर प्लांट्स इन लद्दाख। पहले ये सोलर प्लांट को प्रमोट करता था। इसका एक यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है, जिसमें ये खुद सोलर पावर जो है वो यूज कर रहा है और बोल रहा है कि भारत को सोलर पावर यूज करना चाहिए। अपने यूट्यूब वीडियो पे प्रमोट कर रहा है, और अब एकदम से सोलर पावर प्लांट के विरोध में आ गया। Perhaps he hadn't yet received instruction from China and USA। तो ये एक डाउट है जो कि काफी लोगों का है कि इसको विदेशों से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि लद्दाख के अंदर सारा का सारा डेवलपमेंट काम तुम रुकवाओ कैसे करके। द ओनली एजेंडा बिहाइंड सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट इज टू स्टॉप ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन लद्दाख, गिविंग एन एडवांटेज टू चाइना इन द रीजन। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि इन सारे प्रोटेस्ट की जो वजह है, क्या चाइना का फायदा करना है। क्योंकि अगर लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट रुक जाता है, उसका सीधा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा चाइना। मैंने आपको इसकी पूरी एक बायोडेटा बताया। इसको विदेशों से फंडिंग मिली है और उन एजेंसी से फंडिंग मिली है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है CIA से। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि कैसे गलवान के बाद में मोदी सरकार युद्ध स्तर पे वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसकी जो डिमांड्स है, बेसिकली जो 4 डिमांड थे, उसमें जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है शेड्यूल 6 की। कैसे शेड्यूल 6 से वहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे के सारे रुक जाएंगे। अब आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सोनम वांगचुक वाकई में गांधीवादी है, लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, और या फिर ये विदेशों से पैसे लेके चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए चाइना के एजेंडे पे काम कर रहा है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना ओपिनियन बताइएगा। यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change,